हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे.एंड.के एग्ज़ाम्स हंटर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, आज हमारे मिशन 120/120 का डे 5 है। डे 4 तक हमारी काफ़ी वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं। आप प्लीज़, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारी एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है, आप प्लीज़ उस सीरीज़ को देखिए। दोस्तों, आज हमारे पॉलिटी का टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की आज हम पार्ट 3 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसका आज हम पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गाइस, आज हमारे इस वीडियो के टॉपिक हैं प्रीएम्बल, सिटीजनशिप और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इन 3 टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारा पहला एमसीक्यू है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। चलिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। 2 सेकंड बाद मैं आपको ये इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है यूएसए। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो किससे इंस्पायर्ड है? यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस। जो हमारे प्रीएम्बल है उसमें जो वर्ड है जस्टिस वो क्या एक्सप्रेस करता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रीएम्बल को पढ़ें, क्योंकि जब हम एक प्रीएम्बल को पढ़ेंगे ना तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा ऑटोमेटिकली वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। तो प्रीएम्बल क्या बोलता है हमारा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist, sovereign, socialist, secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, which is social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, give to ourselves this Constitution. तो चलिए अब हमने प्रीएम्बल पढ़ लिया, अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस, कि जो जस्टिस वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में वो क्या एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये रहा हमारा जस्टिस। तो जस्टिस क्या एक्सप्रेस करता है? हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी टर्म है जो हमारे प्रीएम्बल में यूज़ नहीं की गई है। रिपब्लिक है, फेडरल है, इंटीग्रिटी है या सोशलिस्ट है। तो हमारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे में रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक कहाँ पर है? ये रिपब्लिक है हमारा। इंटीग्रिटी कहाँ पर है? इंटीग्रिटी है आपका, ये रहा इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट कहाँ है? सोशलिस्ट ये रहा। तो हमारे में कौन सा नहीं है? फेडरल टर्म नहीं है। फेडरल टर्म नहीं है हमारे प्रीएम्बल में, तो इसका आंसर क्या होगा? फेडरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब
इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पार्ट हैं, एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, एक फिलोसफिकल पार्ट है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमारा एक्ट ऑफ 1935 डिनोट करता है। जो फिलोसफिकल पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फिलोसफिकल पार्ट हमारा कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से होता है, फेडरल स्ट्रक्चर से होता है, फंडामेंटल राइट से होता है, या प्रियम्बल से होता है? तो जो हमारा फिलोसफिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? वो प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी लिबर्टी है जो हमारे प्रियम्बल में नहीं है, हमारे प्रियम्बल में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर मैं आपको एक बार प्रियम्बल फिर से दिखाऊंगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो चलिए अब मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ, प्रियम्बल फिर से दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिबर्टी का क्वेश्चन है, तो लिबर्टी के क्वेश्चन हम देखेंगे तो कहाँ लिबर्टी, ये रहा लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है हमारे में। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अब अगर हम क्वेश्चन देखें हमारा, तो कौन सी लिबर्टी नहीं है हमारे में? ये लिबर्टी ऑफ थॉट है हमारे में, बिलीफ भी है, एक्सप्रेशन भी है, पर इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, preamble to the Indian Constitution serves the following purpose, serves the following purpose। The preamble, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? The preamble indicates the source from which the Constitution desires its power। कि preamble एक ऐसा सोर्स है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर को डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर को लेता है। और सेकंड क्या है? इट ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। कि ये वो ऑब्जेक्ट्स भी बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टेब्लिश आइडियल्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको एस्टेब्लिश भी करता है और उनको प्रमोट भी करता है। तो अब हमें बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। 1 है, सिर्फ ए पार्ट 1 ओनली, सिर्फ पहला सही है। बी पार्ट सेकंड ओनली, सिर्फ सेकंड सही है। सी हो गया बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। या डी हो गया नाइदर 1 नॉर 2 कि दोनों गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है? प्रियम्बल से। और सेकंड ऑप्शन जो बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आइडियल्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, वो क्या चीज़ एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्या चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं, वो चीज़ भी कहाँ से डिराइव होती है? कहाँ से डिराइव होती है? प्रियम्बल से ही डिराइव होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो प्रियम्बल में हैं हमारे। तो पहली स्टेटमेंट, अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थर्ड वन है जस्टिस, कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फोर्थ है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फिफ्थ है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। अब हम आप देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द प्रियम्बल। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट्स तो सारी सही हैं, ये हमने प्रियम्बल भी पढ़ा, स्टेटमेंट्स तो सारी सही हैं। वो कह रहा है इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, मतलब कि पहले कौन सी चीज़ आती है, फिर बाद में कौन सा आता है, फिर बाद में कौन सा आता है और लास्ट में कौन सा आता है। तो ए है यानी कि फिफ्थ, ए है यानी कि पहले यूनिटी एंड इंटीग्रेशन आता है, फिर इक्वालिटी आती है, फिर लिबर्टी आती है, फिर हमारा फ्रेटर्निटी आता है, जस्टिस आती है, या फिर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार हम फिर से प्रियम्बल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रियम्बल को, तो हमारे प्रियम्बल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है जस्टिस, फिर आता है लिबर्टी, फिर आती है इक्वालिटी, फिर आता है फ्रेटर्निटी, फिर आता है हमारा इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
अब हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अब बताइए अब कौन सा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्या देखा था हमने, सबसे पहले आता हमारा जस्टिस, पहले आता है हमारा जस्टिस, फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा लिबर्टी, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा इक्वालिटी, फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, फिर आता है हमारा फ्रेटर्निटी, फिर आता है हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसका क्या आंसर बना हमारा 32145, ये हमारा सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड बाय, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, वो कौन सी अमेंडमेंट कब अमेंड हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट है, उसका अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है। तो ये आप बताइए, आप देखिए इसका आंसर, देखिए आप इसका आंसर सोचिए, 2 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं आपको। जो प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ही हमारा प्रियम्बल वो हुआ था, अमेंड हुआ था। और इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड हुए थे, वो 3 नए वर्ड्स कौन से थे, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स इसमें ऐड हुए थे, कब हुए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया, एक्ट ऑफ 1976 यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें हमारे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट कब ऐड हुआ था, एक्ट ऑफ 1976 में, 1976 में ऐड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ, ये भी आप अभी हमने पढ़ा, हमने प्रियम्बल इतनी बार देखा, हमने प्रियम्बल पढ़ा कि इंडिया जो है वो क्या है, कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी, क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारा क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमारी पहली लाइन ही यही है कि इंडिया क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच केस डज द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा केस ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 1960 में जब बेरूवेरी केस आया था, जब बेरूवेरी केस आया था 1960 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कौन से केस में, बेरूवेरी केस में। और क्या बोला था कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर उसके बाद 1973 में जब केशव नंदा भारती केस आता है, केशव नंदा भारती केस आता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी इस जजमेंट को वो करता है, रिवर्स करता है और बोलता है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब कि पार्लियामेंट उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो कंसेप्ट है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ब्रदरहुड का मतलब हो गया फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी और कहाँ से ली गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है, रशियन रेवोल्यूशन से ली गई है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड से ली गई है, या अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल से ली गई। तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहाँ से ली गई है वो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी,
फ्रेंच रेवोल्यूशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट टू द इफेक्ट दैट द प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया, इससे पहले क्वेश्चन में दिया था मैंने 11th क्वेश्चन में कि बेरुवरी केस के बाद कौन सा केस आया था, केशव नंदा भारती केस। इसमें क्या किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी थी, जजमेंट दी थी कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बेशक प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने बनाया है, ठीक है, बट वो जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन कैन गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है। किस चीज़ का क्लियर आइडिया मिलता है, ये इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है। नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा वो बताया गया। इंडियाज़ आइडियल्स एंड गोल्स एज अ स्टेट, कि इंडिया के आइडियल्स क्या हैं और इंडिया के गोल्स क्या हैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री। इन विच ईयर, इन वॉट ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब एनफोर्स हुआ है वो चीज़ बताएगी, या इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बताएगी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ये प्रियम्बल क्या डिनोट करता है, इंडिया के आइडियल्स और इंडिया के गोल्स क्या हैं एज अ नेशन, एज अ स्टेट क्या है वो चीज़ डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हमारे प्रियम्बल के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट के या सिटीजनशिप टॉपिक के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कौन से वेज हैं कि एक इंसान, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन है बाय बर्थ बन सकता है, सेकंड है बाय डिसेंट बन सकता है, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन बन सकता है, फोर्थ है बाय नेशनलाइजेशन बन सकता है, फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बन सकता है। तो आप चलिए इसका आंसर दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा 15, उसके आगे आप अपना ऑप्शन लिख सकते हैं कि ए आंसर है कि बाय इन पाँचों तरीक़ों से बन सकता है, 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 2 सिर्फ बाय बर्थ और बाय डिसेंट बन सकता है, सी ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 5 बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से बन सकता है, या फिर डी ऑप्शन है 3, 4 एंड 5। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर है सी 1, 2, 3 एंड 5। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये वाला ए ऑप्शन चूज़ किया है तो मैं इसमें बताता हूँ कि ये ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगा इसमें। तो बाय बर्थ तो ठीक है, बाय बर्थ होता है, बाय डिसेंट होता है, बाय रजिस्ट्रेशन होता है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी होता है, तो बाय नेशनलाइजेशन क्यों नहीं होता है। तो याद रखिएगा बाय नेशनलाइजेशन नहीं होता है, बाय नेचुरलाइजेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, बाय नेचुरलाइजेशन होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको और ज़्यादा इनको वो करूँ, इलेबोरेट करूँ, बाय बर्थ क्या है, बाय डिसेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, बाय रजिस्ट्रेशन में करूँ, बाय नेचुरलाइजेशन में करूँ, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में करूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके ऊपर भी हम वीडियो आपको जल्दी डाल देंगे, बट अगर आपको और जल्दी चाहिए होगी तो उससे पहले भी हम वो वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे सिटीजनशिप के ऊपर, जिसमें हम पूरा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, आर्टिकल 5 में क्या आता है, 6 में क्या आता है, 7 में क्या आता है। तो ऐसे हम आर्टिकल 11 तक पूरा बताएंगे आपको। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको लगता है कि इसको एलेबोरेट और एलेबोरेट करने की ज़रूरत है तो इसको एलेबोरेट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। इनमें से कौन से ईयर्स में जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का वो अमेंड हुआ है। 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 2, 3 एंड 4 सिर्फ 92, 2003 और 2005 में हुआ है। 1, 2 एंड 4 सेकेंड ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। 1986, 92
और 2005 में हुआ है। थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4 सभी में हुआ है, या फिर 1 2 3 सिर्फ पहले 3 में हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ये सभी में हुआ है। ये चारों साल में 1986 में भी, 1992 में भी, 2003 में भी, 2005 में भी, इन चारों सालों में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ है, अमेंड हुआ है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं वो जल्दी आपके साथ वो शेयर करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी अमेंडमेंट से क्या चीज़ इसमें इंक्लूड हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Citizenship Act 1955, by which of the following ways can a person lose citizenship of India? पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि इंडियन सिटीजनशिप मिलती कैसे है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप लूज़ कैसे कर सकता है, मतलब कि छूट कैसे सकती हैं, छोड़ कैसे सकते हैं, क्या तरीके हैं उसके। बाय रिनंसिएशन, रिनंसिएशन होती है खुद छोड़ देना, जानबूझ के छोड़ देना, ठीक है। बट टर्मिनेशन होती है कि वॉलेंट्री छोड़ देना किसी और नेशन की, स्टेट की। स्टेट का यहाँ पर मतलब है कंट्री, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो स्टेट की, कंट्री की, नेशन की, किसी और की वो ले लेना, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप ले लेना। उसके बाद खुद छोड़ देना, उसको टर्मिनेशन भी बोलते हैं, या फिर डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन से छोड़ देना कि इंडियन गवर्नमेंट आपको हटा दे। तो इसका ऑप्शन देखिए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 और 1 एंड 3। चलिए आप बताइए इसका आंसर। 2 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन नंबर लिख के और आगे आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है सी, ये तीनों वे से सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन। जो सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है। आर्टिकल तो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये इसमें देखते हैं, मतलब कि ये इसके सिटीजनशिप के ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप हमें मिलता है टॉपिक। बट पार्ट कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल से भी आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा सिटीजनशिप में जो टॉपिक्स हैं, सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं, जब बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, वो क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन January 26, 1951 in Madras, whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth, is deemed to be an Indian citizen by descent. Second है a person who was born on July 1st, 1988 in Madhya Pradesh, whose mother is a citizen of India at the time of his birth, but the father was not, is deemed to be a citizen of India by birth. दोस्तों समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन देख लीजिए, ओनली वन, सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या कोई भी नहीं सही है। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर वाली 2 टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सिर्फ ओनली वन, सिर्फ पहला ही सही है। अब क्यों सही है मैं ये आपको बताता हूँ। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक आदमी जो 26 जनवरी 1951 को मद्रास में पैदा हुआ है और उसके पिता क्या थे उस टाइम पे, इंडियन सिटीजन थे, बाय द टाइम एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इज डीम्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट। एक आदमी है, उसका जन्म 26 जनवरी 1951 को हुआ है मद्रास में, उसके पिता इंडियन सिटीजन थे। उसके जन्म के टाइम पे वो इंसान बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन है, और ये सही है, ये सही है। जब हम बाय डिसेंट पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट आती है उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, ये गलत क्यों है। अब हम देखते हैं ये गलत क्यों है। अब पर्सन, वो एक इंसान 1 जुलाई 1988 को 1988 में मध्य प्रदेश में पैदा होता है। उसकी मदर, उसमें कहते हैं फादर थे, इसकी मदर क्या है, इंडियन सिटीजन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बट पिता नहीं है। इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ,
वो जो इंसान है वो इंडियन सिटीज़न बाय बर्थ है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें एम्फासिस देखिएगा, बाय बर्थ बोला गया है। बाय बर्थ वो इंडियन सिटीज़न नहीं माना जाएगा, बाय बर्थ नहीं माना जाएगा। अगर इधर भी बाय डिसेंट होता तो वो इंडियन सिटीज़न माना जाता, बट यहाँ पर बाय बर्थ लिखा है तो बाय बर्थ वो इंडियन सिटीज़न नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें समझ में आया होगा इसका ओनली 1 ऑप्शन क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीजनशिप मीन्स फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल ऑफ द यूनियन एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। सफरेज का मीनिंग होता है, राइट ऑफ सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आ गया द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सब हमें बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन से हैं। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं हमें, ये सही है स्टेटमेंट। द राइट ऑफ सफरेज का मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट भी हमें मिलता है इलेक्शन के करने के लिए। हाउस ऑफ पीपल को हम बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? हमारी लोकसभा। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं हमारी, जो हमारे एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हर स्टेट में एमएलएज वगैरह चुने जाते हैं, वो चीज़ भी हमें मिलती है, ये भी सही है। द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सिटीजनशिप हमें ये भी प्रोवाइड करती है कि हम एमपी भी बन सकते हैं और एमएलए भी बन सकते हैं। कंडीशन क्या होती है? एज कंडीशन होती है। एज अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हो, पूरे इंडिया में आप कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हो। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं सिटीजनशिप के इंडिया के वो सही हैं? एक कौन सा सही है? ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, दो सिटीजनशिप होती है हमारे पास, एक स्टेट की भी होती है, नेशन की भी होती है। सिंगल सिटीजनशिप होती है स्टेट की, या सिंगल सिटीजनशिप होती है होल ऑफ इंडिया की, या ड्यूल सिटीजनशिप होती है इंडिया की और एक और कंट्री की। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी। हमारे पास होल ऑफ इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप होती है, हम स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। आर्टिकल 370 अगर आपको पता होगा JNK वालों को, तो ये हमें प्रोवाइड करता था ड्यूल सिटीजनशिप। इसमें हमारे पास ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, बट अब इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और अब JNK के जितने भी निवासी हैं, JNK के वासी हैं, उनको भी क्या मिलती है? सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। पहले हमारे पास 2 होती थी, अब 1 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा सिटीजनशिप टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक आ गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है? तो चलिए मैं आपको ये पार्ट बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 क्या करता है? आर्टिकल 368 क्या करता है? 2 टाइप्स की अमेंडमेंट देता है हमें। 2 टाइप से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और सेकंड होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। और एक तीसरा भी होता है, 1+1 होता है, एक तीसरा भी होता है, वो होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी। पर याद रखिएगा, ये जो थर्ड वन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है। आर्टिकल 368 सिर्फ 2 टाइप के ही अमेंडमेंट्स को अलो करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या चीज़ थी, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 368। अब ये पूछ रहा है कि उसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 19 है, पार्ट 21 है, पार्ट 20 है, या पार्ट 22 है? तो इसका सही आंसर है पार्ट 20। पार्ट 20 हमारा जो है वो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दिस वॉज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बोला था? इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया। ये कौन से केस में बोला था? केशव नंदा भारती केस में बोला था। केशव नंदा भारती केस में बोला था। एक डॉक्ट्रिन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला था उसको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो हमारी मोस्ट एपेक्स कोर्ट है, मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारी, उसने ये जजमेंट दी थी, एक रूलिंग दी थी, एक डॉक्यूमेंट दिया था, एक डॉक्ट्रिन दी थी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था उसको, और ये बोला था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर उसका ख़राब नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। अमेंडमेंट जो है सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट होगी। द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होगी तो फिर ही बिल इंट्रोड्यूस होगा। और थर्ड है, द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है रिवर्स करना, मतलब कि ना कर देना। विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल बट कैनॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी असेंट विदहोल्ड कर सकता है, ना कर सकता है, बट वो बिल को वापस नहीं भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। तो दोस्तों अब आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। 2 सेकंड का पॉज लीजिए वीडियो में, आप बताइए इसका आंसर, सोचिए। इतनी देर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर नन ऑफ द अबव चुना है या उनको पता है, वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए जिनको नहीं पता है मैं उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्योंकि पहला जो ऑप्शन है, अमेंडमेंट ऑफ कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा, ये गलत है। अमेंडमेंट किसी भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है। किसी भी हाउस में अमेंडमेंट इनिशिएट की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी हाउस में अमेंडमेंट इनिशिएट हो सकती है। सेकंड देखते हैं, द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की चाहिए होती है, बोलता है। ये भी गलत है। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेसिडेंट की पहले परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिल लाने से पहले ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड, कि प्रेसिडेंट अपनी ना तो कर सकता है बट वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते बिल को, तो ये भी गलत है। एक बार अगर अमेंडमेंट पास हो जाती है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस से पास हो जाती है, अगर स्पेशल वाला है केस है कि स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन चाहिए, अगर वो वाला केस है, तो अगर वो हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को उसको असेंट देनी ही देनी है। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को यस करनी ही करनी है, और वो उसको वापस भी नहीं भेज सकते। ये याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per Article 368, the Constitution Amendment Bill must be passed in each house of the Parliament by a आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कैसे पास होना चाहिए। इसके ऑप्शन देखिए। स्पेशल मेजॉरिटी बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेस की। ईच हाउस का मतलब है दोनों हाउसेस की अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, एब्सोलूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, और सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए राज्यसभा में। तो दोस्तों इसका आंसर है स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेज में अलग अलग। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ की 50% होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? मोर देन 50% होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ। सपोज करिए अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 543 उसके वो हैं मेंबर्स हैं, टोटल सीट्स हैं। तो इसमें से मिनिमम कितने होने चाहिए? 272 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि 272 से ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए उसके लिए। और एक कंडीशन और होती है कि सपोज़ करिए उस टाइम पे वोटिंग के लिए सिर्फ 500 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ पर। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ 500 ही हैं। तो इसका मतलब टू थर्ड ऑफ द मेजॉरिटी इसकी भी चाहिए होती है, यानी कि कम से कम 300 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 300 से ज़्यादा मेंबर उसको वोट करेंगे, हाँ में वोट करेंगे, तब जाके वो बिल क्या होगा? पास हो पाएगा।
ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर सम प्रोविजंस in the constitution that can be amended by a simple majority of the two houses of the parliament and outside the scope of article 368. These provisions include, मैंने आपको बताया आर्टिकल 368 सिर्फ 2 टाइप की अमेंडमेंट्स वो करता है, लो करता है। जो सिंपल होती है, सिंपल मेजॉरिटी होती है, वो आर्टिकल 368 में नहीं आती है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोविज़न नहीं आता है। पहला, फंडामेंटल राइट्स, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो गाइस इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, इसके लिए वो नहीं चाहिए होती, क्या कहते हैं, आर्टिकल 368 के अंडर नहीं चाहिए होता, आर्टिकल 368 के अंडर इसकी अमेंडमेंट नहीं होती है, ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some provisions in the constitution can be amended by a special majority of the parliament and also require the consent of half of the state assemblies by simple majority. These provisions are, अब पहले में हमने सिंपल मेजॉरिटी देखा था, इसमें आ गया था कि एक स्पेशल मेजॉरिटी है और कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी है बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें से कौन से प्रोविजंस है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स और जीएसटी काउंसिल। तो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों चीज़ें जो आती हैं, ये चारों चीज़ें किस में आती हैं? हमारी स्पेशल मेजॉरिटी में आती हैं। ये चारों की चारों स्पेशल मेजॉरिटी में आती है और इसमें कंसेंट भी चाहिए होती है स्टेट्स की, हाफ ऑफ द स्टेट्स की। याद रखिएगा, सपोज़ करिए कि 20 स्टेट्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी स्टेट्स ज़्यादा हैं, बट सपोज़ करिए 20 स्टेट्स हैं, तो हमारे हाफ ऑफ द स्टेट्स का मतलब हो गया 10। अगर 10 कोई भी 10 स्टेट्स उसको अलोक कर देंगी, उसको असेंट दे देंगी, तो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी 10 स्टेट्स उसको अलोक करें कि ना करें, वो उसके खिलाफ भी वोट कर सकती हैं, बट फिर भी वो पास हो जाएगा क्योंकि उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स ने क्या दे दी है? हाफ ऑफ द स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या था हमारा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए गाइस डी ऑप्शन फिर से देखते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द joint sitting of two houses of the parliament of the purpose of deliberation and passage of the constitution amendment bill। तो अब हम इन स्टेटमेंट्स को फिर से पढ़ते हैं। पहले बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता है। द पावर टू इनिशिएट, जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। जो बिल है वो दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और दोनों हाउसेज में अगर सपोज़ करिए दोनों हाउसेज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि कोई हल नहीं निकल रहा है, तो कोई भी, ये ऑप्शन बोल रहा है कि कोई भी वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट सिटिंग होगी, दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग करके उसको पास करवाया जाएगा। तो इसका आंसर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट क्या है। तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर ही करेगा, प्राइवेट मेंबर नहीं करेगा, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जो बिल इंट्रोड्यूस करना है वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक मिनिस्टर ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। 99th है, 100 है, 101 है, 102 है। तो इसका जो सही आंसर है वो गाइस है 102। 102 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड विद। गाइस मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि जो 101st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो किसके साथ रिलेटेड है? जीएसटी के साथ रिलेटेड है, एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शंस के साथ रिलेटेड है, या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ रिलेटेड है, या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको मिला था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का था वो किसके साथ रिलेटेड था, गुड्स एंड सर्विस GST के साथ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने हमारी वोटिंग राइट्स जो थे वो 21 ईयर्स से 18 ईयर्स ले आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा भी गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसने हमारी वोटिंग राइट्स 21 साल से 18 की थी। तो कौन सा था, 60th था, 62nd था, 63rd था, या 61 था। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 61st अमेंडमेंट एक्ट था, जिसने हमारी वोटिंग राइट्स कहाँ से कहाँ कर दी थी, 21 से 18 साल कर दी थी। तो दोस्तों आज हमने इन 3 टॉपिक्स के अपने MCQs देखे। कौन कौन से 3 टॉपिक्स थे, एक प्रीएम्बल, एक सिटीजनशिप और एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, MCQs आपको ठीक लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे और लोगों के पास, आपके पास तो ये मटेरियल पहुंच रहा है, और आपके दोस्त हों, आपके कोलीग्स हों, या आपके कोई और रिलेटिव में हो जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम नई नई वीडियोस अपनी पोस्ट करें तो वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।